अलग अलग संस्कृतियों वाला भारत आज आपस में बहुत अच्छे ढंग से जुड़ चुका है। हम जिस तरह आपस में बातचीत करते और काम करते हैं, डिजिटल उपकरणों ने उस तरीके को बदल कर रख दिया है। गांव के क्लासरूम से लेकर वर्चुअल क्लासरूम तक, तुरंत मनी ट्रांसफर से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, सैटेलाइट लॉन्च से लेकर टेलीमेडिसिन सुविधाओं तक, बैक एंड ऑफिसेस से लेकर बड़े बड़े एम्पायर्स तक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ने लाखों भारतीयों की जिंदगियां बदल कर रख दी हैं। अक्टूबर 2014 भारत मौसम विभाग यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD को सैटेलाइट से तस्वीरें हासिल हुईं और इनकी तरफ साइक्लोन वार्निंग डिवीजन का ध्यान गया। एक बड़ा चक्रवात भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा था। हमें आशंका थी कि ये एक चक्रवात में बदलकर उत्तर पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट की तरफ बढ़ेगा। 12 अक्टूबर 2014 IMD को सैटेलाइट से चेतावनी मिलने के सिर्फ 6 दिन बाद भारत के पश्चिमी तट को साइक्लोन हुदहुद ने अपनी चपेट में ले लिया। हमारा अंदाजा था कि तूफान के दौरान 1 से 2 मीटर ऊंचा ज्वार आएगा। हमने तो 7 को ही ये पूर्व सूचना दे दी थी कि इस सिस्टम से एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा, जिसमें हवा की रफ्तार 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये चक्रवात अंदाजे के मुताबिक ही बेहद विध्वंसकारी थे, लेकिन इसके बाद हुई तबाही 1999 में आए चक्रवात से बहुत कम थी। असल में इस बार आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग बहुत अच्छी तरह तैयार थे। सिर्फ 46 लोगों की मौत हुई। तो 1999 और 2014 के बीच फर्क क्या था? इसके लिए एक बड़ी वजह जिम्मेदार थी इनसैट 3D से सक्रिय हुआ उपग्रह चेतावनी तंत्र यानी सैटेलाइट वार्निंग सिस्टम। इनसैट 3D सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जमीन और समुद्र के ऊपर मौजूद मौसम प्रणालियों की तस्वीरें खींचता रहता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चक्रवात पर नजर रखने में एक अहम भूमिका निभाती है, जो समुद्र की सतह के ऊपर विकसित होते रहते हैं। गहरे सागर में सैटेलाइट के इस्तेमाल के अलावा इन पर नजर रखने का कोई और तरीका नहीं है। सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने साइक्लोन हुदहुद से हजारों लोगों की जान बचाने में मदद की। ये सिर्फ इस बात की एक मिसाल है कि कैसे उन्नत कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज भारत की प्रगति में मदद कर रही है। आज आधुनिक भारत के गिने चुने हिस्से ही ऐसे होंगे जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या ICT से अनछुए होंगे। शायद ऐसा लग सकता है कि ICT वाली ये क्रांति 21वीं सदी की देन है, लेकिन ये कहानी भारत जितनी ही पुरानी है। 1950 के दशक में हाल ही में आजाद हुए भारत के सामने लक्ष्य था अपनी नींव को एकदम शुरू से बनाना। सबसे जरूरी प्राथमिकताएं थीं उद्योग धंधों की शुरुआत और आधुनिकीकरण, और इसकी कुंजी थी पूरी दुनिया में नजर आ रहे एक नए बदलाव की। ये थी डेटा प्रोसेसिंग मशीनें। हालांकि ये मशीनें कुछ सबसे शुरुआती कंप्यूटरों में शुमार थीं, लेकिन वो आज के कंप्यूटरों से एकदम अलग तरह की दिखती थीं। डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स बड़े बड़े एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे। ये एनालॉग कंप्यूटर्स संख्याओं जैसे डेटा को नापने लायक वोल्टेज, टेम्परेचर या प्रेशर जैसे फिजिकल फिनोमेना में बदलकर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करते थे। ये कंप्यूटर अपनी मात्राओं में बदलाव का इस्तेमाल करके समाधान निकालते थे, जैसे कि तापमान में अंतर। फिर इन्हें न्यूमेरिकल डेटा में बदला जाता है। 1940 के दशक तक यही प्रोसेसिंग मशीनें सबसे ज्यादा चलन में थीं। इसी दौर में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध की वजह से ऐसी मशीनों के विकास में तेजी आई। युद्ध की रणनीतियां बनाने के लिए कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी, जैसे कि दुश्मन द्वारा बनाए गए पेचीदा मैथमेटिकल कोड्स को तोड़ना।
1944 में ब्रिटेन ने पहली इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन बनाई जिसका नाम था कोलोसस। इसका इस्तेमाल एनक्रिप्टेड जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशंस को तोड़ने के लिए किया गया, लेकिन ये सिर्फ इसी काम के लिए मशहूर नहीं हुआ। कोलोसस एक डिजिटल कंप्यूटर भी था। डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से भिन्न होते हैं। फर्क ये है कि एनालॉग कंप्यूटर मापते हैं जबकि डिजिटल कंप्यूटर गिनते हैं। न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करने के बजाय ये इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ इम्पल्सेस का प्रयोग करते हैं जिसमें 1 और 0 के कॉम्बिनेशन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल कंप्यूटर सॉल्यूशन की गणना के लिए बाइनरी कोड इस्तेमाल करते हैं। कोलोसस ब्रिटेन की सेना को जर्मनी पर अपना पलड़ा भारी करने में मदद कर रहा था और इधर भारत में इस स्वतंत्र और नए राष्ट्र की पहली सरकार की नजर भी इस पर थी। कंप्यूटरों के बिना भारत बाकी दुनिया के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता था, लेकिन हाल ही में आजाद हुए इस राष्ट्र के पास संसाधनों की कमी थी। इसके पास सिर्फ पैसे का ही नहीं बल्कि औद्योगिक शक्ति का भी अभाव था, जिस कारण ये पश्चिम जैसी मशीनें नहीं बना पा रहा था। कंप्यूटिंग से जुड़ी सुविधाओं की कमी के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देश की रफ्तार काफी धीमी हो गई। भारत पर शासन करने के लिए जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकता थी, उनकी प्रगति भी सुस्त हो गई, जैसे कि नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सेंसस बहुत हद तक सांख्यिकी पर निर्भर करता था, जो ढेर से आंकड़ों पर आधारित होती है। 1930 के दशक से ही कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या ISI स्थित था। इसकी स्थापना PC महालनोबिस जैसे दिग्गजों ने की थी और युवा भारत के पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के निर्माण में इस संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन सर्वेक्षणों का इस्तेमाल योजना आयोग ने किया और इसमें जनसंख्या की गणना भी शामिल थी। इसके लिए बड़े बड़े आंकड़ों की गणना की जरूरत थी। 1955 में दूसरी योजना पर काम करते हुए प्रोफेसर PC महालनोबिस को ऐसी ही एक समस्या का सामना करना पड़ा जिसे वो मैकेनिकल डेस्क कैलकुलेटर्स के जरिए ही हल नहीं कर पा रहे थे। प्रोफेसर समझ गए कि उन्हें कहीं ज्यादा ताकतवर चीज की जरूरत है, जैसे कि कोई डेटा प्रोसेसिंग मशीन, जिसे ब्रिटिश कंपनी BTM ने बनाया था और इसका नाम था HEC-2M। HEC-2M सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला डिजिटल कंप्यूटर था और इसे 10 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत पर खरीदा गया था। ये ढेर सारे आंकड़ों की गणना करने वाली ऐसी मशीन थी जो भारत के योजना आयोग की रीढ़ बन गई। हालांकि प्रोफेसर महालनोबिस जानते थे कि भारत रूस और अमेरिका से मशीनें आयात करके भी प्रगति कर सकता है, लेकिन देश का भविष्य सिर्फ विदेशी मशीनों के भरोसे ही उज्जवल नहीं हो सकता था और ये विचार सिर्फ उनके ही नहीं थे। मुंबई में भारत के सबसे जाने माने वैज्ञानिकों में से एक होमी भाभा का ख्याल भी यही था। आरंभिक नाभिकीय भौतिकी अनुसंधान में भी ये बात साफ हो चुकी थी कि हमें कंप्यूटर्स की जरूरत थी और डॉक्टर भाभा की सोच ये थी कि अंधाधुंध आयात करने की बजाय हमें स्थानीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ही निर्भर करना चाहिए। भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या TIFR के संस्थापक भी थे। उन्होंने वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स की एक बहुत खास टीम बनाई थी। इस टीम से कहा गया कि ये भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाए। ये कंप्यूटर अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के सिलसिले में सभी पेचीदा कामों में मदद करने वाला था। TIFR की टीम को पूरी तरह एक देशी कंप्यूटर बनाने में लगभग 6 साल लग गए। हमने शुरुआत टेक्निकल जर्नल्स में उपलब्ध जानकारियों का इस्तेमाल करके की और जहां हमें जानकारियां नहीं मिली, हमें वो खुद से इकट्ठा करनी पड़ी। ऐसी कोशिश के साथ अच्छी बात ये होती है कि कभी-कभी आप कुछ और भी बेहतर बना देते हैं।
इस बेहतर कंप्यूटर को कहा गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या टिफ्रैक और ये 1960 तक बनकर तैयार हो गया। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में भी अपनी तरह का पहला था। टिफ्रैक इतना बड़ा था जैसे स्टील के 15 कबर्ड्स को एक जगह रख दिया जाए। इस विशाल सेटअप में वैक्यूम ट्यूबें लगाई जानी थीं। आज के कंप्यूटरों में तो कई गीगाबाइट मेमोरी होती है, लेकिन 1960 में टिफ्रैक की मेमोरी सिर्फ 1 KB की थी और ये सिर्फ करीब 1024 शब्द ही प्रोसेस कर सकता था। फिर भी इसे उस दौर के सबसे तेज कंप्यूटर्स में से एक गिना जाता था। ये तो पहली जनरेशन के IBM कंप्यूटर IBM 701 से भी तेज था। हमने एक कोर मेमोरी सिस्टम बनाया जो बिल्कुल उसी दौर का था। इसमें एक कैथोड रे स्क्रीन थी जिस पर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती थी। जल्दी ही टिफ्रैक की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसे कई तरह की रिसर्च में इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे कि इसरो में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए और BARC में नाभिकीय भौतिकी के लिए। उस समय तकरीबन 60 अलग अलग संस्थान इसे इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि ये कंप्यूटर फैसिलिटी TIFR ने प्रदान की थी। और TIFR ने ट्रेनिंग और ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आयोजन किया। तो इस कोशिश की वजह से देश में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने कदम जमाए और ये साबित हो गया कि हम उस दौर में इस्तेमाल करने के लिए मशीन बना सकते हैं जो हर काम करने में सक्षम है। इस बीच ISI कलकत्ता में इंजीनियरों ने ISI-JU बना लिया था। ये पूरी तरह देशी कंप्यूटर था जो न सिर्फ सांख्यिकी की समस्याओं को सुलझा रहा था बल्कि भारत की कंप्यूटर विशेषज्ञों की पहली पीढ़ी की ट्रेनिंग में भी मदद कर रहा था। 1960 के दशक के अंत तक भारत गंभीर चुनौतियों पर विजय पा चुका था और इसने देशी कंप्यूटर बना लिए थे। ये कारनामा ज्यादा देशों ने नहीं किया था। देश उन्नत हार्डवेयर बनाने में भी तेजी से महारत हासिल कर रहा था, लेकिन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में पूरी तरह प्रवीणता पाने के लिए भारतीयों को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी योग्यता को निखारना था। ये था सॉफ्टवेयर। तो आखिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या रिश्ता होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल और मटेरियल कंपोनेंट्स होते हैं। इसे आप इंसानी मस्तिष्क जैसा मान सकते हैं, जिसमें मसल और नर्व सेल्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर होता है इंटेलिजेंस। ये हमें वो सिस्टम देता है जिसके जरिए हार्डवेयर ऑपरेट करता है, डेटा का प्रोसेस करता है और पेचीदा प्रॉब्लम हल करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या IIT जैसे शैक्षिक संस्थानों ने सबसे पहले इस चुनौती को स्वीकारा। पहली बार भारतीय इंजीनियर सीख रहे थे कि कोड कैसे बनाया जाए। इसका मतलब था ऐसी विशेष कंप्यूटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जिससे प्रोग्राम लिखे जाएं और हार्डवेयर उन पर चल सकें। 80 के दशक में पहले बीटेक प्रोग्राम की शुरुआत हुई और आज दुनिया में ऐसे बहुत से IT प्रोफेशनल हैं जो इस काम में माहिर हैं और ये वही शख्स हैं जो इन्हीं IIT से निकले हैं। IIT कानपुर जैसे संस्थानों ने अपने उभरते हुए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को उस दौर की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से परिचित कराया। बेशक भारत के शैक्षिक संस्थानों से सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के बैच एक के बाद एक निकल रहे थे, लेकिन साथ ही एक विरोधाभास भी पैदा हो रहा था। इनकी महारत की घरेलू मांग क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सप्लाई से मेल नहीं खा रही थी, खासकर भारत के निजी क्षेत्र में। पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट्स की जरूरत तेजी से बढ़ रही थी और बस यहीं से भारत के IT क्रांति के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। आज ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT के क्षेत्र में भारत खुद को सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में से एक गिन सकता है। ऐसा सिर्फ वैज्ञानिक दूरदर्शिता की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, जिसके कारण 1950,
60 और 70 के दशक में कंप्यूटिंग से जुड़ी उत्कृष्टता की नींव रखी गई। 70 के दशक में कंप्यूटिंग से जुड़ी सार्वजनिक नीति बनने लगी। इसी दौरान भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या DOE और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या NIC की स्थापना की। 1980 और 90 के दशक में भारत की महारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कदम रखने लगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शायद भारत के लोग इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। ऐसा कुछ हद तक इच्छा शक्ति और इत्तेफाक से हुआ है, और यही वजह है कि आज हमने पूरी दुनिया में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। हालांकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इस चरण की शुरुआत भारत की कक्षाओं में हुई, लेकिन जल्दी ही इसकी तरफ भारत के कॉर्पोरेट जगत का ध्यान भी गया। इन्फोसिस, विप्रो और टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जैसी कंपनियों के आने से भारतीय सॉफ्टवेयर शिक्षा के क्षेत्र से निकलकर एक उद्योग बन गया। इन लोगों ने सिस्टम और प्रोसेस स्थापित किए और इसे एक औद्योगिक गतिविधि में बदल दिया। अब सिर्फ एक मेधावी प्रोग्रामर ही कहीं बैठकर एक प्रोग्राम नहीं लिख रहा था, बल्कि सैकड़ों इंजीनियर एक साथ काम करते हुए एक बड़ा उपाय विकसित करने लगे थे। धीरे धीरे दूसरी कंपनियों ने भी ऐसे देशों में अपना काम शुरू कर दिया जहां तेजी से कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, जैसे कि अमेरिका। और इसी दौरान इंटरनेट की शुरुआत हुई। आज हम इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आधुनिक जगत में इसने हमारे कम्युनिकेट करने और कामकाज के तरीके को ही बदल दिया है। लेकिन 1990 के दशक में इंटरनेट विकास के दौर में था, खासकर भारत में। वेब की ताकत को समझने वाले शुरुआती संस्थानों में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स या CDOT जैसे वैज्ञानिक संस्थान शामिल थे। इन्होंने इंटरनेट आधारित कम्युनिकेशन के लिए कुछ शुरुआती सुविधाओं को कायम किया। एक सैटेलाइट और सबमरीन केबल के जरिए आप यहाँ मौजूद एक कंप्यूटर से वहां मौजूद कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ किसी कंप्यूटर पर काम करते हुए पलक झपकते ही शिकागो, न्यूयॉर्क या टोक्यो तक किसी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। इस IT क्रांति को मुमकिन बनाने का श्रेय CDOT और ISRO को दिया जाना चाहिए, जिसने ऐसी सुविधाएं रची। इंटरनेट ने लोकल ही नहीं बल्कि ग्लोबल नेटवर्क बनाए, जिसके नतीजे में भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में जबरदस्त वृद्धि हुई। फिर हर कहीं BPO शब्द सुनाई देने लगा। BPO का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी कंपनी द्वारा किसी बाहरी सर्विस प्रोवाइडर को कोई खास काम देना। मिसाल के लिए किसी एक प्रोडक्ट की कस्टमर सर्विस। भारत में बैठकर BPO एग्जीक्यूटिव आधी दुनिया दूर मौजूद ग्राहकों के सवालों का जवाब दे सकते थे, उन्हें समाधान मुहैया करा सकते थे। भारत जब एक प्रमुख BPO गंतव्य बनने लगा तो यहाँ नौकरियों की काफी संभावनाएं पनपने लगी। बेशक यहाँ इस काम में काफी तेजी आई, लेकिन ये तेजी भी भारत को दुनिया का बैक ऑफिस बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब IT भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करने लगी थी। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी STPI की शुरुआत के लिए एकदम सही समय था। STPI एक वर्चुअल विंडो है जिसके जरिए भारत बाकी दुनिया को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। हम में से ज्यादातर के लिए एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि किसी सामान को दूसरे देश में भेजा जाए, लेकिन STPI के जरिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सैटेलाइट डेटा लिंक के जरिए किए गए, यानी ये डिजिटल एक्सपोर्ट्स प्रकाश की गति से होते हैं। तब तक वर्चुअल एक्सपोर्ट्स की बात भारत में किसी ने सुनी ही नहीं थी। ग्राहकों के अनुरोध, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, निगरानी और इस पूरे काम को सही ढंग से किया गया। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि असल में STPI उन्हें रेगुलेट कर रहा था। STPI ने इसी कार्यशैली को अपनाया और फिर सॉफ्टवेयर उद्योग की लगातार मदद करके उसे इतना विशाल बना दिया।
STPI ने न सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेहतरीन ढंग से एक्सपोर्ट किया, बल्कि इसने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनियों को शुरू करने के सिलसिले की अगुवाई भी की। STPI के जरिए ये स्टार्टअप कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से एक्सपोर्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकती थीं। खुलेपन की नीतियों और STPI जैसे गेटवेज के जरिए जो प्रगति शुरू हुई, वो भारत को ग्लोबल ICT मैप पर बड़ी मजबूती से स्थापित कर देने वाली थी। 1990 के दशक के आखिर तक भारत की ICT क्रांति ने एक फलती फूलती IT इंडस्ट्री बना डाली थी। एक बड़े से विदेशी बाजार की वजह से प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन ICT सेवाओं और प्रोडक्ट्स की घरेलू जरूरत का क्या हाल था? और क्या भारत दुनिया का सिर्फ एक बैक ऑफिस बनकर ही संतुष्ट था? ये पता लगाएंगे ब्रेक के बाद। Located in Old Goa, the Basilica of Bom Jesus is one of the oldest churches in the state. A UNESCO World Heritage Site, the Basilica holds the mortal remains of Saint Francis Xavier, a 16th century missionary and a pivotal figure in the spread of Christianity outside Europe. Bom Jesus, literally meaning good or holy Jesus, is the term often used in the countries of Portuguese colonization. The construction work on the church began in 1594 and it was consecrated in May 1605. One of the oldest churches in Goa and in India has a marble floor inlaid with precious stones and the main altar holding a large statue of Saint Ignatius of Loyola, the founder of Society of Jesus. Styled in Baroque and adorned with the figures of Christ and his apostles at the Last Supper, the altar table is used in Holy Mass. Nestled in the heart of Goa, the place is thronged by hundreds of tourists every day and is also a symbol of India's composite and secular identity. नई सदी में दुनिया चलती है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या ICT के जरिए। पश्चिम के विकासशील देश शुरुआत से ही इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन भारत ऐसे दुर्लभ विकासशील देशों में से एक है जिन्होंने खास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान बनाई है। 90 के दशक में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने खासकर विदेशी बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी महसूस की। ये $100 अरब की इंडस्ट्री बन गई और दुनिया में सॉफ्टवेयर की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर भी। भारतीयों को काफी सम्मान मिला। लोगों ने हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पर विश्वास किया, इसीलिए वो यहाँ आते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की घरेलू मांग सीमित थी। बहुत से लोग मजाक में कहते थे कि भारत के IT और BPO प्रोफेशनल सिर्फ साइबर कूलीज जैसे हैं, जो कम लागत पर मामूली क्वालिटी की सेवाएं मुहैया कराते हैं। सबसे अहम बात ये कि ICT को भारत के अंदर ही अपने लिए सबसे बड़ी संभावना को समझना था। उसे देश की पेचीदा और बड़ी समस्याओं को सुलझाना था। और तब भूमिका शुरू हुई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या NIC की। शुरू में NIC की स्थापना सरकारी एजेंसियों के लिए ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के सिलसिले में हुई, लेकिन 21वीं सदी में ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इंटरनेट आधारित सार्वजनिक सेवाओं के एक अग्रणी के रूप में उभरा है। इसने कई प्रशासनिक प्रणालियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें बदल कर रख दिया है। मिसाल के लिए इसने भारत में जिला स्तर के 600 से ज्यादा सरकारी दफ्तरों को कंप्यूटराइज करने की मुहिम की अगुवाई की है। और जहां तक बात साइबर कूली कहलाने की है, तो भारत ने इस गलतफहमी को भी दूर किया है। 2014 में भारतीय IT इंडस्ट्री ने $118 अरब का रेवेन्यू अर्जित किया। आज भारत और विदेश दोनों जगह लगभग 10 लाख प्रोफेशनल IT इंडस्ट्री में काम करते हैं।
भारतीय आईटी इंडस्ट्री कई गुना विकास कर चुकी है। इसने कई बड़े प्रोजेक्ट संभाले हैं और पूरी दुनिया में नए प्रोजेक्ट शुरू भी किए हैं। इनमें से कुछ भारत में तो कुछ विदेश में हैं। इस तरह भारत ने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ने जिस तरह आम इंसान की जिंदगी पर असर डाला है, शायद सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। आज करीब 15 करोड़ भारतीय दुनिया से जुड़े रहने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक भविष्य का सवाल है, जब 1 अरब से ज्यादा लोग किसी से भी और कहीं से भी जुड़ने के लिए ई-पावर्ड होंगे, तो वही भारत की सच्ची डिजिटल क्रांति होगी।